नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं भाषा और व्याकरण का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। भाषा अभिव्यक्ति मतलब किसी के समक्ष अपनी बात कहना। भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों को बता सकते हैं या कुछ भी अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। जैसे, माँ आज तुझे स्कूल से आने में देर हो गई। बेटा, माँ रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इस वजह से मैं देर हो गया। तो ये माँ और बेटे का आपस में वार्तालाप है। इस तरह वो आपस में अपने एक दूसरे को बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं। अब भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। भाषा के मुख्य 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के 2 प्रकार हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा वह होती है जिसमें लिखकर हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। जैसे किताब, अखबार, पत्र इत्यादि। आजकल ईमेल, व्हाट्सएप करके भी हम अपने विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, मैसेजेस करके। ये भी एक लिखित भाषा का उदाहरण है। दूसरा आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जिसमें व्यक्ति मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उन विचारों को सुनकर ग्रहण करता है। इसलिए भाषा के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक और प्रकार होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब इशारों वाली भाषा। जो व्यक्ति सुन बोल नहीं सकते उन व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे लाल बत्ती। लाल बत्ती संकेत करती है कि हमें रुकना है। हरी बत्ती उसके विपरीत संकेत करती है
कि हमें चलना है, और पीली बत्ती हमें बताती है कि जरा ठहरो। भाषा के रूप। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों है? क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों है? क्योंकि हिंदी भारत में 70% लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। जब अधिकांश जनसंख्या किसी भाषा का प्रयोग करती है तो वह भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बन जाती है। और राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा जिसके अंतर्गत कार्यालयों का कामकाज होता है। वह भाषा जिसके अंदर कार्यालयों में कामकाज किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारत की 2 राजभाषा हैं, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी भारत की क्या है? राजभाषा। अधिकांश कार्य हमारे देश में हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता है। इस कारण से हिंदी और अंग्रेजी हमारे देश भारत की राजभाषा है। मातृभाषा, अब हम पढ़ेंगे मातृभाषा। मातृभाषा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है, वह भाषा जिससे
से कोई भी व्यक्ति अपने घर से सीखता है। यानी कि जो बच्चा अपने घर में पहली भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। जैसे कोई बंगाल का रहने वाला बच्चा है, उसके घर में बंगाली बोली जाती है, तो उस बच्चे की भाषा बंगाली हो। उदाहरण, भारत में अधिकतर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। जैसे संस्कृत, हिंदी, असमिया, उड़ीसा, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, डोंगरी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, संथाली, सिंधी, मैथिली। स्वतंत्रता के पश्चात हमारी बाईस भाषाओं को भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी सहित सभी भाषाओं का तेजी से विकास हुआ है। अब हम हिंदी भाषा के विषय में एक बात और कहूँगी। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा 14 सितंबर 1900 में घोषित किया गया। अब इसी के साथ हमारा भाषा वाला पाठ खत्म होता है और अब हम पढ़ेंगे बोली। मैं आशा करती हूँ आप सभी को भाषा के विषय में मैंने जो कुछ भी बताया समझ आ गया होगा।
क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली बोली भाषा का विशिष्ट स्वरूप बोली कहलाता है, मगर उसे भाषा नहीं कह सकते, वो बोली होती है। बोली का साहित्य लिखित ना होकर मौखिक ही रहता है। बोली में हम किसी भी भाषा को लिख नहीं सकते, सिर्फ उसका मौखिक ही रूप है, उसका लिखित रूप में कोई विवरण नहीं है, क्योंकि बोली के लिए कोई लिपि ही नहीं है। बोली में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोकगीत, लोक कथाएं आदि सौंदर्य को देखा जा सकता है, परंतु इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। क्षेत्र के आधार पर हिंदी बोलियों का विभाजन। क्षेत्र के आधार पर एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली के 5 प्रकार हैं। पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी, चौथा बिहारी हिंदी और पांचवा राजस्थानी हिंदी। इनके अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं, जैसे पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बंगेली, और छत्तीसगढ़ी आदि। पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी, ब्रजभाषा, आदि। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, हिमाचली, आदि। और बिहारी में भोजपुरी, मैथिली आदि। और राजस्थानी हिंदी में मेवाड़ी, जयपुरी, ये जो मैंने आपको बोलियां बताई हैं, ये एक भाषा का प्रकार है। इनके आपको बोली में प्रमाण मिलेंगे, मगर लिखित प्रमाण नहीं।
भाषा और बोली में अंतर। अब हम करेंगे भाषा और बोली में अंतर। आशा करती हूँ आप सबको समझ आ रहा होगा। हमारी हिंदी जो है ना, एक बहुत ही अच्छी भाषा है, परंतु हम हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमें सभी भाषाओं को ज्ञान होना जरूरी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी राष्ट्रभाषा को ही भूल जाएं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ राष्ट्रभाषा का उपयोग करना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि और भाषाएं बोली हैं, पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका सम्मान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का विस्तृत रूप होता है। विस्तृत मतलब भाषा फैली भी होती है। हर जगह आपको भाषा, किसी भी क्षेत्र विशेष में चले जाइए, भाषा उपयोग में होगी, मगर बोली का सीमित होता है। हर जगह बोली का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, भाषा में साहित्य रचना होती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। भाषा में साहित्य रचना होती है, यानी कि भाषा में किताबें लिखी जाती हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होने की वजह से इसमें साहित्य रचना नहीं होती। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। इसके विपरीत बोली का उपयोग सरकारी कामकाज में नहीं किया जाता है। कामकाज की भाषा नहीं। ये तो भी हमने भाषा और बोली की बात। इसके अलावा वो कुछ उपभाषाएं भी होती हैं। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और साहित्य की रचना की जाने लगती है उसमें, जैसे कुछ कवि बोलियों का इस्तेमाल करके कविताओं की रचना करते हैं, दोहे, मुहावरे इत्यादि की रचना करते हैं और साहित्य में उसका प्रयोग करते हैं, तो वे बोलियां उपभाषा का स्थान ले लेती हैं। जैसे मैथिली अवधी भाषा, इन बोलियों का उपयोग आजकल उपभाषा के लिए किया जाता है। उपभाषा वह भाषा होती है जब बोली
प्रयोग। साहित्य रचना में किया जाता है। तब बोली बोली ना रहकर उनको भाषा बन जाती है। जैसे अवधि ब्रज भाषा आदि। लिपि। अब हम बात करेंगे लिपि। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। लिपि मतलब लिखने का ढंग। जब हम जिस लिपि में जिस भाषा को लिखते हैं, ठीक है, उसे लिपि कहा जाता है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, संथाली, बोडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। इसी प्रकार अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांस आदि की भाषा क्या है? आदि की भाषा की लिपि क्या है? रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। तो इसका अर्थ ये है कि जिस भाषा को जिस ढंग से लिखा जाता है, उस लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और हर भाषा की अलग अलग लिपियाँ होती हैं, मगर कई भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। भाषा के लिखने का ढंग अर्थात चिन्ह। अब हम पढ़ेंगे साहित्य। अभी आप सोच रहे होंगे कि देर से साहित्य 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 कह रहे हैं, वो साहित्य होता क्या है? हाँ। साहित्य साहित्य क्या है? जो ज्ञान पीढ़ियों से संचित हो रहा है, वह क्या है? साहित्य। जो ज्ञान पीढ़ियों से संचित हो रहा है, वह क्या है? साहित्य। और साहित्य दूसरी भाषा में कहें तो साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। संचित मतलब इकट्ठा होना। इकट्ठा किस में हो रहा है? किताबों में। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य और
साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अब गद्य क्या है? गद्य साहित्य में साहित्यकार बोलचाल की भाषा में अपने विचार प्रकट करते हैं, यानी कि कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब क्या है? साहित्य के गद्य रूप है। बड़ी बड़ी कहानियाँ जो होती हैं, बड़े बड़े नाटक जो लिखे जाते हैं, वो साहित्य का गद्य रूप है। जैसे महाभारत, रामायण, ये भी साहित्य का गद्य रूप है। और पद्य, जिनमें तुकबंदी की घटना, कविता, दोहे, छंद, पद आदि, ये साहित्य का क्या होता है? पद्य रूप। साहित्य का पद्य रूप होता है जिसमें तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ले होएगी, बोहरी करेगा अब। यानी कि जो काम कल करना है वो आज ही कर लो। कल किसने देखा है? पल में क्या हो जाए, ये सब पद्य के अंतर्गत आते हैं। भाषा एवं व्याकरण। भाषा के बारे में मैं आप सबको सब कुछ बता चुकी हूँ। अब मैं बताने जा रही हूँ व्याकरण। व्याकरण सरल भाषा में कहें तो व्याकरण वह साधन है जो भाषा को शुद्ध लिखना व पढ़ना सिखाता है। भाषा को शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना आदि का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही मिलता है। यदि देखो व्याकरण नहीं हो तो हम को शुद्ध भाषा बोलना लिखना आदि व्याकरण ज्ञान इस तरीके से बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। जैसे एक वाक्य से हम लेते हैं, राम घर जाता है। इसमें हमने शब्दों को क्रम से लगाया है। ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला? व्याकरण से। यदि इसके विपरीत मैं ये लिख दूं, घर है जाता राम, तो ये आपको बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो व्याकरण हमें क्या सिखाती है? भाषा का शुद्ध रूप में बोलना लिखना और पढ़ना। व्याकरण के प्रकार।
व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं, वर्ण विकार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस वर्ण विचार के अंतर्गत हमें वर्णों की बनावट को सिखाया जाता है कि हमें वर्ण कैसे लिखने हैं। अब देखो जैसे अ लिखना है, कि हमें पता है ये अ ऐसे लिखा जाता है, तो ये वर्ण विचार के अंतर्गत हमें समझाया जाएगा कि वर्णों को हमने कैसे आकृति देनी है, कैसे उच्चारण करना है। अब इसको क्या बोलेंगे, अ, ये क्या लिखा है हमने, इसको हम ई तो नहीं पढ़ेंगे, ई। तो वर्ण विचार हमें ये ज्ञान कराते हैं कि वर्णों को किस प्रकार से आकृति देनी है और किस प्रकार से उनका उच्चारण करना है। शब्द विचार, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, उत्पत्ति व प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। शब्दों के रूप, भेद और उत्पत्ति। शब्द विचार से हमें रूप, भेद और शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान कराया जाता है। हम इसके विषय में विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और वाक्य विचार में वाक्य की रचना किस तरीके से की जाती है, वाक्य का प्रयोग किस प्रकार से करना है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, विराम चिन्ह कहाँ लगाने हैं आदि के विषय में बताया जाता है। विराम चिन्ह, रचना, प्रकार आदि। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। बाकी का अगले अध्याय में पढ़ेंगे।